हम आपके सामने उपस्थित है अपनी नई कक्षा को लेकर और आज की जो हमारी कक्षा है उसका शीर्षक है दुलाई वाली कहानी। दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष की लिखी हुई कहानी है जिनको हम बंग महिला भी कहते हैं। और दुलाई वाली कहानी से पहले हमने जो कहानी पढ़ी चंद्रदेव से मेरी बात, वो भी बंग महिला की ही कहानी थी, यानी कि राजेंद्र बाला घोष जी की ही कहानी थी। दुलाई वाली जो कहानी है इसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहा जाता है, लेकिन कहानी का जो वस्तु विकास है इसमें अनिश्चितता का प्रभाव जो है वो अंत तक बना रहता है। ठीक, अंत में हास्य का आगमन होता है, इसको हम हास्यात्मक कहानी भी कह सकते हैं। कहानी के अंत में हास्य का आगमन होता है और ये कहानी को और भी रोचक बना देता है। तो चलिए बिना विलंब किए हम दुलाई वाली कहानी को देखते हैं। बंग महिला की ही ये तस्वीर है। मैंने कल भी इस तस्वीर को आपके समक्ष रखा था ताकि आप देख करके बंग महिला को पहचान सकिए। तो बंग महिला कथाकार राजेंद्र बाला घोष की लिखी हुई कहानी है। राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में बंग साहित्य की प्रमुख महिला कथाकार थी हैं। इनकी कहानियों में काशी और इलाहाबाद के लोगों का यथार्थ चित्रण था। ये जो कहानी है दुलाई वाली, या इन्होंने जितनी कहानियाँ जो भी लिखी उसमें काशी और इलाहाबाद के लोगों का यथार्थ चित्रण मिलता है। दुलाई वाली कहानी में भी यही है। इलाहाबाद स्टेशन आता है, ठीक है, काशी भी दिखाया जाता है, साथ ही मधुरता, मित्रता और दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी इनकी कहानियों में शामिल होती है। राजेंद्र बाला घोष की जो दुलाई वाली कहानी है ये कुसुम कहानी संग्रह में है। अब कहानी की विशेषता क्या क्या है, तो सबसे पहले तो मज़ेदार कहानी है ये, ठीक है। कहानी में नवल किशोर और उनके मित्र वंशीधर के मज़ेदार हंसी मजाक का चित्रण है इस कहानी में। दूसरी है बनारसी लोक जीवन को इसमें इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी में काशी के लोगों की परंपराएं, भाषा और रीति रिवाजों का यथार्थ चित्रण मिलता है। मतलब जो बनारस के लोगों का जीवन है, उनकी भाषा क्या है, वो किस परंपरा के अनुयायी हैं, इसका यथार्थ चित्रण इनकी इस कहानी में हमको मिलता है। दोस्ती की गहराई, नवल किशोर और वंशीधर दोनों क्या है, गहरे दोस्त हैं या अच्छे मित्र हैं, ठीक है। और इस दोस्ती को इस कहानी में बखूबी दर्शाया गया है। कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है, तो वंशीधर है, नवल किशोर का आगाध स्नेह पाने वाला मित्र है। कौन, वंशीधर, जानकी का पति भी है, ठीक है। नवल किशोर कौन है, वंशीधर का घनिष्ठ मित्र है, विनोद प्रिय और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। जो नवल किशोर है वो हंसी मजाक करने वाले मित्र हैं। वंशीधर और नवल किशोर दोनों ही मित्र हैं, ठीक। जानकी वंशीधर की पत्नी नवल किशोर के मजाक से खुश नहीं रहती थी। कहानी में चित्रित स्थान देखिए, तो कहानी में काशी यानी जिसको हम बनारस कहते हैं उसको दर्शाया गया है। कहानी में काशी के 10वां समेत घाट और गोदौलिया जैसे प्रसिद्ध स्थानों का उल्लेख है। कलकत्ता से इलाहाबाद ट्रेन की यात्रा। कहानी में नवल किशोर और वंशीधर जो होते हैं वो कलकत्ता से इलाहाबाद की यात्रा का भी वर्णन इस कहानी में आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे नवल किशोर और वंशीधर कलकत्ता से इलाहाबाद की यात्रा करते हैं ट्रेन से। और प्रयाग यानी इलाहाबाद, कहानी में प्रयाग के उल्लेख से इस धार्मिक स्थल की महत्ता झलकती है। प्रयाग धार्मिक स्थल है, इस कहानी में ये देखने को हमको मिलता है। कहानी की विशेषताएं, तो कहानी यथार्थवादी है, ठीक है। कहानी में लोक जीवन का यथार्थ चित्रण है। बनारसी बोली इसमें दिखाई गई है। शब्दावलियों का जो बनारस में शब्दावलियाँ चलती हैं ना लोक प्रचलित, उनका इसमें स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। मनोरंजक कहानी है। कहानी में हास्य, व्यंग और मित्रता का मधुर अंश दिखाया गया है। कहानी में महत्वपूर्ण उद्धरण क्या है, उद्धरण समझने से पहले हम कहानी की जो कथा सार है एक बार उसको देख लेते हैं। तो जो आपके वंशीधर होते हैं, वंशीधर जाते हैं ससुराल में पत्नी की विदाई कराने, ठीक है।
और विदाई होती है अगले दिन। लेकिन जो वंशीधर होते हैं, उनके जो मित्र हैं नवल किशोर, वो उसी दिन, जिस दिन ससुराल में वो विदाई करवाने जाते हैं, उसी दिन वो पता चलता है उनको कि उनका मित्र भी इसी दिन कलकत्ता से प्रयाग की तरफ जा रहा है। ठीक है। फिर विदाई अगले दिन होती है, परंतु पत्नी से कहते हैं कि उसके मित्र ने बताया है कि वह भी पत्नी के साथ कलकत्ता से आ रहा है, इसलिए आज ही विदाई होगी, ऐसा कहते हैं वंशीधर। नवल किशोर के विषय में पता चलता है वंशीधर को कि आज ही नवल किशोर जो है वो भी अपने पत्नी के साथ कहाँ, प्रयाग की तरफ जा रहे हैं ट्रेन से, इसलिए जो वंशीधर हैं वो कहते हैं अपने पत्नी से कि विदाई तो देखो आज होगी, आया तो मैं कल करवाने विदाई, लेकिन आज ही विदाई होगी। फिर विदाई हो जाती है और वंशीधर जो है अपने पत्नी के साथ ट्रेन में बैठते हैं, और लेकिन उनको जो उनका मित्र है नवल किशोर वो कहीं दिखाई नहीं देता। जिस डिब्बे में वो बैठे हैं उसमें एक महिला बैठी रहती है जो घूंघट में सिमटी हुई है। ठीक है। और वह सिसक रही है, धीरे धीरे रोती है वो महिला, घूंघट में बैठी हुई रो रही है। और पूछने पे सबसे पता चलता है कि इस महिला का जो पति है वह जो पिछला स्टेशन था वहाँ से उतरा तो, लेकिन गाड़ी पर चढ़ा नहीं, यानी वो पीछे छूट गया। तो वंशीधर कहते हैं कि यदि इलाहाबाद में उसका आदमी नहीं आता है तो मैं अपनी पत्नी के साथ तब तक रुका रहूँगा तुम्हारे साथ जब तक वो आदमी, तुम्हारा पति आ नहीं जाएगा। फिर उसकी नज़र जाती है, वंशीधर की नज़र जाती है एक महिला की तरफ जो दुलाई में लिपटी हुई है। ठीक। और वो वंशीधर को तिरछी तिरछी नज़रों से बार बार देखती है। वंशीधर उस महिला के विषय में ये मान लेते हैं कि महिला का चाल चलन ठीक नहीं है। वंशीधर इलाहाबाद स्टेशन पर अकेली छोटी महिला के लिए अपने पत्नी के साथ रुकते हैं और साथ में एक अन्य स्त्री भी रहती है। फिर जो वंशीधर हैं वो जाते हैं तार का पता लगाने कि क्या कोई तार आया है। लौटते हैं तो देखते हैं जहाँ उनकी पत्नी है, जहाँ उनकी पत्नी को उन्होंने बैठाया था और उस स्त्री को, वो दोनों अपनी जगह स्थान पर नहीं है। वहाँ पर उनको कौन मिलता है? दुलाई वाली। दुलाई वाली जब वो अपनी पत्नी और अपने वो उस अन्य स्त्री को ढूंढते हैं तो दुलाई वाली जो है वो रहती है, और यहीं पर पता चलता है वंशीधर को कि दुलाई वाली कोई और नहीं, उनका मित्र था। कौन? नवल किशोर, और उन जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी, और दोनों सब मिलकर एक योजना बना रहे थे किसको? वंशीधर को परेशान करने के लिए। तो ये थी कहानी दुलाई वाली, जिसमें आपको पता चला कि वंशीधर ससुराल जाते हैं अपनी पत्नी की विदाई करवाने, लेकिन पत्नी की विदाई अगले दिन रहती है। मित्र के जाने के कारण वो आज ही विदाई करा लेते हैं। फिर महिला को देखते हैं, महिला के साथ एक दुलाई वाली भी ट्रेन में मिलती है, लेकिन उनका मित्र नहीं मिलता। महिला रोती है, महिला के विषय में वो पूछते हैं कि भाई क्यों रो रही हो। तब पता चलता है कि जो महिला का पति है वो पिछले स्टेशन पर छूट गया है, उतरा तो, लेकिन वो वापस नहीं चढ़ पाया। तो वंशीधर महिला को तमाम आश्वासन देते हैं कि चलो जब तक तुम्हारा पति नहीं आता मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे लिए स्टेशन पर रुका रहूँगा जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाएगा। फिर जब इलाहाबाद स्टेशन आता है तो वंशीधर जाते हैं देखने की क्या उसके पति का कोई तार आया है। फिर देखते हैं कि स्थान जो है, जिस स्थान पर उन्होंने महिला को बैठाया था और अपने पत्नी को, वहाँ पर ना पत्नी मिलती है ना उनकी महिला मिलती है। फिर सिर्फ रहता कौन है? दुलाई वाली। जब दुलाई वाली से वो पूछते हैं तो पता चलता है, यहीं पर उनको ये पता चलता है कि दुलाई वाली कोई और नहीं, दुलाई वाले उनके मित्र नवल किशोर ही हैं। और फिर वो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है और जो नवल किशोर की पत्नी है दोनों ही जाकर पालकी में बैठ चुकी हैं, ऐसा नवल किशोर बताते हैं। और यहीं पर कहानी जो है समाप्त होती है। कहानी में हास्य कहानी है, बहुत छोटी कहानी है, रुचिकर है। चंद्रदेव से मेरी बात की जैसे, वो तो व्यंग्यात्मक कहानी थी लेकिन उसमें हास्य व्यंग दोनों मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हास्य कहानी है। ठीक। तो कहानी में महत्वपूर्ण उद्धरण कौन कौन से हैं?
अरे इनकर मनाई तो नाही आइलेन, हो देख हो रोवल करथईन। बनारसी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है ये। दुलाई की बिसात ही कितनी, बनारसी संस्कृति एवं परंपरा से जुड़ा प्रश्न, ये समझ लीजिए। और तू ही उन स्त्रियों को ही कहीं ले गई है, नवल किशोर का मज़ेदार हास्य व्यंग है। इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। बनारसी लोगों के हास्य व्यंग पर टिप्पणी यहाँ की गई है। कहानी की जीवंतता क्या है ये देख लीजिए। वास्तविक चित्रण किया गया है। बनारस कहानी में बनारस के लोक जीवन का यथार्थ चित्रण है। स्थानीय भाषा, बनारसी बोली और शब्दावली का प्राकृत प्रयोग और कहानियों को और भी जीवंत बनाता है। मधुर मित्रता, नवल किशोर और वंशीधर की गहरी दोस्ती कहानी को प्रेरक बनाती है। अब ये कहानी जिस संग्रह में है उस संग्रह के विषय में यहाँ आपको बता दिया गया है। क्यों पढ़े हम कुसुम संग्रह? रस स्वाद के लिए। कहानी में व्याप्त हास्य व्यंग और मधुरता मित्रता पाठकों को मनोरंजन प्रदान करेगी। साहित्यिक महत्व क्या है? राजेंद्र भाला घोष बंग साहित्य की प्रमुख महिला कथाकार थी। उनकी कहानियों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। लोक जीवन का दर्शन मिलेगा, इसलिए ये संग्रह आपको पढ़ना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की जो कहानी है दुलाई वाली। तो दुलाई वाली कहानी हमारी आज की पूर्ण होती है। अब हम आपके साथ एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अपने आपके लिए एक नई कहानी लेकर के उपस्थित होंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।